हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमदर्दी के नाम पर हुड़दंग क्यों? देखिए अंदर से भाग रहे हैं लोग। अब पथराव चालू कर दिया गया है गाड़ियों पर। हाथरस पर पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों? धमकीबाज डीएम पर कार्रवाई कब? आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात। तो हम ही आपके साथ खड़े। इसमें आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। परिवार की पुकार कब सुनेगी सरकार? बहुत जोर से चिल्ला के बोला था डीएम साहब ने कि तुम चुप हो जाओ, बीच में मत बोलना। और पापा जी से बात हो रही है, गार्जियन बैठे हैं, हमारे घर की काफी लेडीज हैं, उनको काफी जोर से चिल्लाए कि आप बीच में मत बोलो। डीएम को बचाने वाला कौन? एबीपी न्यूज का सवाल। लोग आपके ऊपर बड़े हैं सर, उसका जवाब दे दीजिए। आधी रात में क्यों पीड़ित का शव जलाया गया? जवाब दे के जाइए कम से कम। सर आपसे बार बार प्रश्न कर रहा हूँ। डीएम को आप देख रहे हैं लगातार मीडिया से भाग रहे हैं। हम डीएम का ऊपर वाला कौन? डीएम का ऊपर वाला कौन? इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हाथरस से सीधा अब स्टूडियो से यह सवाल करना जरूरी है। हाथरस में हम भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद थी, और वहां डीएम के नाम पर जो परिवार वालों का गुस्सा है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने दिल से महसूस किया है। डीएम को खरोच तक नहीं आती है। एसपी समेत कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन डीएम साहब का कोई ऊपर वाला है। ये कौन है? हाथरस केस में एबीपी न्यूज की मुहिम का ही असर है कि पीड़ित परिवार की बात दुनिया के सामने आई। एसपी समेत 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। हाथरस केस की जांच सीबीआई के हवाले की गई, लेकिन डीएम के खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? उस डीएम के खिलाफ जिसने परिवार के दर्द पर मरहम लगाने की बजाय धमकियां दी है, इंसाफ दिलाने की बजाय पीड़ित परिवार को परेशान किया है। एबीपी न्यूज डीएम पर कार्रवाई की मांग की मुहिम चला रहा है, क्योंकि डीएम पर सबसे ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद भी हुए हैं। डीएम ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को धमकी दी, बल्कि एक बेटी के सम्मान सहित अंतिम संस्कार का हक भी परिवार से छीन लिया। और इसीलिए आज की बहस इस पर है कि डीएम का ऊपर वाला कौन है। मेरे साथ जो सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य शमीना शफीक आपको दिखाई दे रही है। यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन साहब भी स्क्रीन पर हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संगीत रागी भी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वकील ऋतु भारद्वाज को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और मध्य प्रदेश के पूर्व एडीजी विजय वाते भी आपके साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया इल्मी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये डीएम का ऊपर वाला कौन है, शाजिया इल्मी? सबसे पहले रुबिका जी मैं ये कहूंगी कि मैं भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं भी एक बेटी होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते और एक पार्टी की नेता होने के नाते भी बैठी हूं। लेकिन मुझे सबसे पहले ये कहना है कि चाहे बात हो उत्तर प्रदेश के हाथरस की या फिर राजस्थान के बारां की, रेप हो या रेप ना हो या महिला के खिलाफ जो भी जुर्म हो, वो एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे जमीर पर, हमारे समाज के जमीर पर। मुझे नहीं मालूम डीएम के ऊपर कौन है या उसके नीचे कौन है, लेकिन मैं ये जानती हूं कि जो सियासी अखाड़ा बन गया है, एक परिवार का सदमे को जिस तरह से इस्तेमाल करके एक सर्कस बनाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है,
वो पूरी तरह से गलत है। ये वक्त नहीं है सियासी अवसरवाद का। पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की आप पूरी मांग कीजिए। मैं आपके साथ खड़ी हूं क्योंकि मैं महिला भी हूं, इंसान भी हूं, नागरिक भी हूं, सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं हूं। और मेरा यही सवाल है और मैं बार बार ये पूछूंगी कि आप जरूर पूछिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि राजस्थान के 12 में जिस बेटी के साथ एक हफ्ते से रेप हो रहा है, क्या उसके लिए कोई आंसू नहीं बहाएगा? मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाथरस की बेटी के लिए आप आंसू ना बहाइए, जरूर बहाइए। और वहां पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसपी को सस्पेंड किया गया है, एसआईटी बिठाई गई है, डीजीपी वहां पहुंचे हैं और गृह सचिव ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, मुख्यमंत्री जी ने भी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों इसको सियासी अवसरवाद की तरह देखा जा रहा है? क्यों शहजादे कांग्रेस के और शहजादी लाओ लश्कर लेके पहुंच रहे हैं वहां पर और बाकायदा यहां पे एक सियासी बिसात बिछा रहे हैं? मुझे बहुत ही शर्म आती है, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो। सुन ली है, अभी शर्मसार होने की बात है। और यहाँ शर्मसार होने की हुक्मरान अभी ना हो शर्मसार, क्योंकि वो आप जिस पार्टी को आज रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं बहुत आपकी इज्जत करती हूँ कि आप कह रहे हैं एक महिला के नाते आप यहाँ पर भाजपा रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसका पूरा सम्मान। लेकिन मैं राजस्थान गई नहीं हूँ, वो तो राजस्थान जाना होगा तो सुप्रिया श्रीनेत है ना, मैं उनसे पूछ लूंगी। मुझे ये बताइए, एसपी को सस्पेंड करके आपने क्या बताने की कोशिश की? ये सवाल आप पर भी आप नहीं, मैं चली जाऊंगी, फिक्र मत कीजिए। आप मुझे मत बताइए कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश में उस बेटी के परिवार की मर्जी के खिलाफ आप उस बेटी को जला देते हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि जाने नहीं देंगे। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जयपुर और राजस्थान से हम बिल्कुल नहीं चलाते हैं। आप मुझे परिवार से मिलने नहीं देते हैं, पर मैं आप वहाँ पर किला बना देते हैं पुलिस वालों का, और आप मुझे कह रही हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश छोड़कर राजस्थान और जयपुर चली जाओ। बात नहीं हो रही है। मैं पूरी तरह से नहीं, बिल्कुल ये सवाल मैं बार बार आपसे पूछूंगी। बिल्कुल नहीं, आप सवाल मत पूछिए। अभी सवाल पूछने की कुर्सी पर आपने ये जॉब बहुत पहले छोड़ दिया था। अब आप पब्लिक के बीच में हैं, आप पब्लिक के बीच में हैं। और अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए शाजिया इल्मी, कि आपने डीएम को क्यों बचा के रखा हुआ है? एसपी की क्या गलती थी मुझे बताइए, एसपी को आपने क्यों निलंबित किया? एसपी समेत बाकी बहुत सुनिए प्लीज, इज्जत से मेरी बात सुनिए और सब्र के साथ मेरी बात सुनिए शाजिया। मुझे ये नहीं, आज आपका काम टफ है, आप मेरा सवाल सुनिए ना। मैं वहाँ 3 दिन से मौजूद थी, आप मेरा सवाल सुनिए। आप मेरा सवाल सुनिए। जो गलती एसपी ने की, उसने उस लड़की को रात के अंधेरे में जला दिया, उसने परिवार वाले को धमकाया, आपने एसपी को निलंबित कर दिया। डीएम ने क्या किया? वही तो काम किया है, तो डीएम क्यों बचे? जो भी गलत हुआ तो डीएम क्यों बचे? सुप्रिया श्रीनेत जी, अब आप 1 मिनट बोलने का मौका तो नहीं, आप मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिए, डीएम क्यों बचे? सवाल है, आप अपनी बात को आप बार बार अपने सवाल को दोहराए जा रही है। रूबिका, अगर आप प्लेबैक करेंगी तो फुटेज का बहुत ही बेजा इस्तेमाल आपने किया है और टाइम का भी। और आप लोगों ने अपने डिसीजन मेकिंग का बहुत बेजा इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में एसपी को निलंबित किया, डीएम को क्यों नहीं? शाजिया जवाब दे दूं आपको, मैं जवाब देना चाहती हूँ आपको। अरे आप मुझे जवाब क्यों नहीं देने दे रही हैं? अगर आप मुझे जवाब देने देंगी तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगी। अगर आप अपने ही सवाल को दोहरा के पूछेंगी, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि गृह सचिव, यू वेस्टेड टाइम ऑलरेडी। आई एम टेलिंग यू नॉट टू वेस्ट टाइम एंड लर्न फ्रॉम मी। आई एम टेलिंग यू, मैं अभी आपसे बता रही हूँ रूबिका जी, कि गृह सचिव वहां पे और वहां पे मुख्यमंत्री इस पूरी घटना का संज्ञान ले रहे हैं और इस मामले में पूरी जांच हो रही है। किसी भी तरह से इंसाफ में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसका आप समझ लीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है बाकी लोगों से, मैं आपके सवाल पे बाद में आऊंगी। शाजिया इल्मी, मेरा सवाल अभी भी गांधी जो है वहां पे लाओ लश्कर के साथ पहुंची। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का सवाल, उस सवाल का जवाब देने के लिए सुप्रिया श्रीनेत है, वो काम मुझे करने दीजिए। आप कह रहे हैं कि संज्ञान लेंगे, अभी जांच चल रही है, तो एसपी को क्यों निलंबित किया? तो फिर जांच चलने नहीं देते, पूरी हो जाने देते। एसपी अगर निलंबित हुआ तो डीएम क्यों नहीं? सुप्रिया श्रीनेत, ओके शाजिया जी, लेट्स वेट नाउ। सुप्रिया श्रीनेत, ये क्या है? बोलने नहीं दिया मुझे। मैंने कहा संज्ञान लिया गया है, मैंने नहीं कहा वो संज्ञान लेंगे।
आप एक ही चीज को बदलकर पास तो फिर इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने संज्ञान ले लिया लेकिन इंसाफ अधूरा है। पीरियड। सुप्रिया श्रीनेत जी, इंसाफ हो रहा है। आप SIT हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो रहा है इसमें। ठीक है शाजिया जी, ठीक है शाजिया जी, है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी, मुझे पता है कि आप गोल गोल घुमाएंगी, लेकिन रुक जाइए अभी। सुप्रिया श्रीनेत, मैंने दे दिया आपको, मैंने आपको सवाल का जवाब सुप्रिया श्रीनेत, मैंने पौने 6 मिनट की ये बहस सुनी और ये बिल्कुल निरर्थक बहस हो रही है और इसलिए हो रही है। रूबिका जी, आपने तो ग्राउंड पर जाकर देखा है, आपके रिपोर्टर्स को जब आप आज लाठी चार्ज हुआ उसमें कई महिला रिपोर्टर भी थी, उन पर भी लाठी बरसाई गई। कल आपके रिपोर्टर्स को गाड़ी में डालकर हाथरस की बात कर दिया गया। आप सब कुछ भूल जाइए। आप क्या ढकने तोपने की कोशिश कर रहे हैं, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? और बार बार भाजपा की प्रवक्ता यहाँ पर बोल रही है कि संज्ञान लिया जा रहा है और गृह सचिव और मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं। डीएम साहब को कैमरे पर परिवार को धमकाते हुए थे। मैं भाजपा की मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज इतनी तो शालीनता दिखाइए। शाजिया जी, आप भी टीवी के जगत से आई, मैं भी टीवी जगत से आई हूँ। रूबिका जी एक जॉब कर रही है, उनको करने दीजिए। मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोली थी। आपने 5.5 पौने 6 मिनट तक बहस करी, तो आप इतनी शालीनता दिखाइए प्लीज। ये कह रही है कि गृह सचिव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब संज्ञान में रहे। 15 दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था इस मामले में। एक गैंग रेप का मामला है और जो गृह सचिव महोदय है वो कल मिलने गए थे और ये फुटेज तो वायरल हुई है कि डीएम ने धमकाया था। आज अभियुक्तों की नार्को की बात नहीं हो रही है, आज जो पीड़ित परिवार है उसके नार्को की बात हो रही है। आज तो सवाल ये होना चाहिए कि जिस डीएम को धमकाते हुए जिस प्रशासन का, जिस महकमे का वो हिस्सा है, उसकी जवाबदेही बनती है। हम डीएम को क्या बचाने की बात कर रहे हैं? डीएम के ऊपर कौन बैठा है, उनके ऊपर कौन बैठा है? Where does the buck for law and order in Uttar Pradesh stop? And the law and order buck in Uttar Pradesh stops at the doorstep of the UP Chief Minister. क्यों हम इस बात को नकारने से मुश्किल कर रहे हैं? एक पीड़ित परिवार ने ये कहा है कि मानवता के नाते, और मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ हिंदू धर्म में, मानवता के नाते हम उसके फूल और उसकी अस्थियां तो चुन लाए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है वो हमारी बेटी थी कि नहीं। ये कौन सा धर्म? और डीएम जो होते हैं वो जनपद के सबसे ऊंचे अधिकारी होते हैं। उनके संज्ञान में इस बॉडी को 2:45 पे हर रीति रिवाज को ताक पे रख के जलाया गया केरोसिन से। डीएम महोदय इसके बारे में क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? ये पूछने का आज बात है, आज उस बेटी के हक की बात है। और सुप्रिया जी, आपने अपने सवाल पूछ लिए हैं, आपने अपने सवाल पूछ लिए। अब एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ अगर कुछ दुराचार होता है या गलत होता है तो पूरा का पूरा अमला, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब वहां पर पहुंच जाते हैं। ये 40 मिनट की बैठक जो परिवार के साथ हुई है उसमें से 20 मिनट की बैठक 5 घंटे के सफर में जयपुर जाकर की जा सकती थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अपने शासित राज्यों यानी कांग्रेस शासित राज्यों के रेप के मामले क्यों नहीं दुखी करते हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और मैं खुश हूं कि आपने मुझसे यह सवाल पूछा है। कि इसका सही जवाब यह है कि परसों जब जाने की कोशिश की गई थी उसमें मैं भी थी। किस बिना पर ऑपोजिशन को, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऑपोजिशन को कहीं जाने से रोका जा रहा है? और मैं बिल्कुल गलत नहीं मानती हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में रेप हुआ है तो वो उतना ही निंदनीय है जितना 12 में अगर छेड़छाड़ हुई है या जो हादसा वहां हुआ है लड़की के साथ। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर उस पर बयान दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री 15 दिन तक बैठे हुए थे। और एक बात आपको बता दूं, रेप वर्सेस रेप कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां पर कानूनी कार्रवाई हुई है। यहाँ क्राइम तो हुआ ही उस बच्ची के साथ, उसके बाद जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, जो परिवार को डराया गया, जिस तरह से क्रिमिनेशन हुआ, इसके बारे में सवाल नहीं उठाया जाएगा। आजाद हिंदुस्तान में आज ऑपोजिशन को बोला जाएगा कि आप वहां बचाइए। कौन मना कर रहा है सवाल उठाने के लिए? कौन मना कर रहा है कि आपको इस पूरे मसले पर एक ऑपोजिशन की भूमिका नहीं निभानी चाहिए? पर आप तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बड़े लाव लश्कर के साथ जो है वहां निकल के और पूरा का पूरा अमला वहां पर पहुंचता है। मैं वहां मौजूद थी जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अंदर उस बिटिया के परिवार से मिलने के लिए गए थे। आई वॉज राइट देयर, बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर। मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ। योगिता भयाना जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कमरे में बंद थी, उनको कमरे से बाहर आना पड़ा। आपको पता है क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने परिवार वाले से पूछा, वो बुजुर्ग जो वहां बैठे हुए थे लड़की के पिता, कि आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? तो उन्होंने हाथ जोड़कर, वो बिटिया के पिता ने कहा कि सर आप यहाँ क्यों आए हैं, आप हमें इंसाफ दिला दीजिए। तो योगिता भयाना वहां पर वो कहती हैं कि इंसाफ आप दिलाइए ना, आप उनको यहाँ पर मदद करवाइए, एडवोकेट्स दिलवाइए।
तो वहां मौजूद राहुल गांधी के बाकी जो सपोर्टर्स हैं, वो जो कोटरी है, वो ये कहते हैं आप कौन है, आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप क्यों यहाँ पर इनको ज्ञान देने के लिए बैठी हैं। ये हो रहा था कल कमरे में अंदर। योगिता भयाना ने मुझे आपको बताना चाहती हूँ, अच्छी बात है योगिता जी ने आपको बताया होगा। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, उसके बाद ये डिबेट आगे बढ़ाइए। एक और बात ये बता देती हूँ कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो महकमे के सबसे आला अधिकारियों में से एक है, वो पिछले 6 दिन से चैनल पर चैनल घूमकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जताने पर तूल दे रहे हैं कि रेप तो जी हुआ ही नहीं है। इसका मतलब उनको कानून का कोई ज्ञान ही नहीं है, और जब कानून का ज्ञान नहीं है तो इतना बड़ा आलाधिकारी क्यों झूठ बोल रहा है? इस मामले में हम जज तो है नहीं, कोर्ट तो है नहीं। मेरे सवाल को क्यों आप डक कर दी? मेरे सवाल को क्यों डक कर दी? राहुल गांधी को इतना पीड़ित परिवार के साथ इस वक्त हमदर्दी है, तो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको एडवोकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं? आपकी टीम क्यों नहीं कर रही है? योगी जितनी, आपको क्या लग रहा है यूपी जितनी दम्भी सरकार बिना ऑपोजिशन के प्रेशर के एक्ट कर रही है? अच्छा, तो मीडिया कुछ नहीं कर रही है। जो कर रही राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कर रही प्रियंका गांधी कर रही। प्रियंका गांधी ड्राइव करके वहां पहुंच गई और योगी आदित्यनाथ प्रेशर में आ गए और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। क्या बात कर रही है सुप्रिया सुलेत आप? कर रही है, ऑपोजिशन तो कर रही है। अरे ये ऑपोजिशन सरकार का काम दिल्ली में कर देना, माफ कीजिएगा राजस्थान में कर देना। ये आपसे कह रही हूँ, यूपी के पूर्व डीजीपी मेरे साथ है। आई थिंक हम लोग इसी बहस में उलझ जाएंगे और राजनीति होती चली। क्यों रुक जाऊं मैं? किस बात को लेकर रुक जाऊं? शेखावत जी और वसुंधरा जी चली जाए बारह, क्यों नहीं जा रहे वो लोग? ऑपोजिशन की भूमिका निभाए ना, किसी ने मना किया है? अरे तो आप अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि ऑपोजिशन ही है जो हमदर्दी समझेगा, जो सरकार का हिस्सा है वो हमदर्दी नहीं समझेगा। तो भाई राहुल गांधी जयपुर की हमदर्दी ना समझे और वसुंधरा राजे उत्तर प्रदेश की हमदर्दी ना समझे। वाह वाह, गजब, आपने रेप को बांट लिया। नहीं, एक मिनट, प्रियंका जी का कुर्ता पकड़ के पुलिस कर्मी खींचता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा यहाँ पर। ये कौन सी अभद्रता हो रही है उत्तर प्रदेश में? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा सब काम से 1 महीने तक रेप हो रहा है, 1 महीने तक रेप हो रहा है एक बच्ची के साथ, उस पर कुछ नहीं कहा जाएगा। 12 में 1 महीने तक 19 साल की बेटी के साथ रेप हो रहा है, उस पर कुछ नहीं कहा जाएगा। क्यों? प्रदेश देखकर राजनीति की जाएगी, प्रदेश देखकर राजनीति की जाएगी। ये कांग्रेस शासित है, ये बीजेपी शासित है, चाहे वो बीजेपी शासित हो या कांग्रेस शासित हो, अगर वाकई में बालिका से या इस मामले में आपको कोई हमदर्दी है, हर मामले में आपको होना चाहिए। मैं यूपी से भी होना चाहिए, मैं यूपी पुलिस पर सवाल उठाना चाहूंगी, लेकिन मैं राजस्थान पर भी उठाना चाहूंगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप दोनों को 1 सेकंड रोक रही हूँ और आवाज कम कर रही हूँ। सुप्रिया जी, आपकी आवाज ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है। मैं आपको भी रोक रही हूँ। शाजिया, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं ऋतु भारद्वाज। ऋतु जी, क्या लग रहा है, ये राजनीति में ही गड़बड़ हो जाती है ना? इसी में बचाने और कटघरे में खड़ा करने का खेल शुरू होता है और लड़कियां पिसती चली जाती है। ऋतु जी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि डिग्निटी ऑफ वुमेन वो सबसे ऊपर है, वो नॉन पेरिशेबल है। आप उसको इतना ज्यादा जो भी पनिशमेंट है वो मिलेगा, इसकी एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसको पॉलिटिक्स में न देकर जो भी विक्टिम है वो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसका पूरी इंक्वायरी होकर, जो भी अब 3 मेंबर की कमेटी बैठाई गई है, और इसके बाद अगर हुआ तो ये किसी कोर्ट में भी मैटर जब लिया जाएगा और उसके बाद इसको डिसाइड होना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिक्स में बांट दिया जाए। मैटर देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक लड़की की इज्जत, जो कि उसको आप इतना लाइटली नहीं ले सकते और पॉलिटिक्स में नहीं बांट सकते हैं। अभी मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट इसका डिसाइड करे कि जो मेंबर्स बैठे हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, दे शुड डिसाइड। देखिए, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मंडल 2015 में मैटर हुआ, निर्भया केस में हुआ। डेथ एविडेंस एक इम्पोर्टेंट है, अगर उसको लिया गया है, और जैसा कि इस केस में हुआ है, 22 को एक डेथ डिक्लेरेशन लिया, उसको माना जा सकता है क्योंकि लड़की की पूरी स्टेटमेंट हुई है। उस स्टेटमेंट को भी कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज वो एक इम्पोर्टेंट पहलू है। सेक्शन 32(1) एविडेंस एक्ट वो ये कहता है कि वो एक इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि पहले भी केसेस में, ये कोई जरूरी नहीं है कि मरने से पहले ही उसका कोई स्टेटमेंट हुआ हो।
उससे पहले भी अगर कोई स्टेटमेंट लिए गए हैं उनको भी कंसिडर कोर्ट कर सकती है। तो अभी कोर्ट के हाथ में जब ये आएगा तब होगा, पर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, ना कि इसको पॉलिटिक्स में लिया जाए या इन्वॉल्व किया जाए। नहीं, और ये एक बड़ा मैटर है, लेकिन फिर मैं लौट कर अपने इस मुद्दे पर आना चाह रही हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व एडीजी विजय वाते भी हमारे साथ हैं और आपसे कुछ ही देर में प्रोफेसर संगीत रागी भी मुझे बताया जा रहा है जुड़ने वाले हैं, और AK जैन साहब फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, ये दोहरा रवैया क्यों? मतलब आपने SP समेत कई पुलिस वालों को इस बूते सस्पेंड कर दिया कि रात को क्यों जलाया भाई आपने लड़की को सूर्यास्त के बाद? आपने क्यों परिवार वालों को धमकाया? आपने परिवार वालों को सपोर्ट क्यों नहीं किया, पीड़ित परिवार वालों को? यही काम तो डीएम ने किया है, इनफैक्ट इससे 10 कदम आगे बढ़कर किया है। तो डीएम साहब क्यों बढ़िया से अपनी कुर्सी पर सजे सजाए बैठे हुए हैं? देखिए, आपने सुबह भी डिबेट की, कई चैनल्स पे ये चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश का प्रशासन इसका संज्ञान अवश्य लेगा। 12 को इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में भी है, जिसमें सारे सीनियर ऑफिशियल्स को तलब किया गया है। इसमें हो सकता है कोई डायरेक्टिव हाई कोर्ट की तरफ से भी जारी किया जाए, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इस प्रकरण में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, डीजीपी सब मौके पे हो आए हैं। परिवार से जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है। तफ्तीश को सीबीआई को दे दिया गया है। अब इस प्रकरण को हम लोगों को जो है इसमें शांति बरतनी चाहिए। देखिए, आज भी हजरतगंज में मुकदमा कायम हुआ है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एसडीपीआई, पीएफआई और कई माफिया ग्रुप्स यहां पर अशांति फैलाना चाहते हैं, सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं। आपको पता है इस समय माफियाज के खिलाफ यूपी में कार्रवाई चल रही है और आने वाले समय में यूपी में बाई इलेक्शंस भी हैं। पर यह है कि इसमें शांति बरतने की जरूरत है, जिससे कि जिले का और आसपास के जिलों का जहां पर की इतिहास रहा है शेड्यूल कास्ट वर्सेस हायर कास्ट की के मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाले दिन और ज्यादा या हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये जातिवाद जो है वो उसका जहर बहुत गलत तरीके से और बुरी तरीके से फैल सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व एडीजी विजय वाते भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आप ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी के हाथरस में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तो बढ़ती ही चली जा रही है। आज रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ता पहुंचे और उनकी पुलिस से टकराव होगी। लाठीचार्ज में आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाते हुए घेरा बना लिया। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर लड़ चले हैं, लाठियां भांजी गई है और उसके बाद आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता किले के तौर पर अपने नेता को बचाने के लिए चारों तरफ से लाठियां खाते हुए अपने नेता को बचाते हुए। अब सवाल यह है कि यहाँ पर एक नए तरीके की राजनीति शुरू हो गई है। पीड़ित परिवार से हर कोई मिलना चाहता है, लेकिन मदद कौन करना चाहता है, ये सवाल है। और सवाल इस बीच हमारा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इस जिले का मुखिया है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हुए, जिसके चलते परिवार डर के साए में जीता रहा, जिसकी वजह से परिवार को वो अंतिम हक भी नहीं मिला अपनी बेटी के अंतिम संस्कार का, वो क्यों अपनी कुर्सी पर, अपने पद पर अभी भी एकदम फेविकॉल से चिपके हुए हैं? क्या वजह है इसके पीछे? मध्य प्रदेश के पूर्व एडीजी विजय वाते भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, ये तो बताइए, आईपीएस बड़े दुखी है इस बात को लेकर और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएम साहब को कौन बचा रहा है। बाकी सबको तो आपने उनकी क्लास भी लगा दी, उनको आपने सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन डीएम साहब जस के तस। मुझे बड़ा अफसोस है, सवेरे भी इसी आपके चैनल पे इसी विषय पर चर्चा हो रही थी, तब तो उसमें भी था। आप सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों से तो पूछ रही सवाल, ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी से पूछ लीजिए, उनको भी चैनल बुला लीजिए, उनसे भी पूछ लीजिए। अब इसका उत्तर हम क्या दे पाएंगे कि उनको कौन बचा रहा है। बच रहे हैं ये तो आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। इसका उत्तर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि जो एक
व्यावसायिक काम है तफ्तीश करना, चालान करना, कोर्ट में अभियोजन करना, मुलजिम को सजा दिलाना, एक व्यावसायिक काम है और इस काम के लिए थोड़ी सी शांति, थोड़ा समय व्यवसायियों को लगता है न, पुलिस के विवेचना अधिकारियों को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एसआईटी हो, चाहे पुलिस हो। और पिछले दिनों में कुछ ये देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया का, राजनीतिक हितों का ऐसा इतना जम्बलिंग हो रहा है, इतना दबाव हो रहा है, ये काम मुश्किल होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। अब इसमें केवल सस्पेंड कर देना, बर्खास्त कर देना, यह हल नहीं है। इससे लाभ अंततः यह होगा कि अपराधी छूटते जाएंगे। तो उचित समय दिया जाए। अभी जैसे जैन साहब ने भी कहा कि अब जांच हो जाने दीजिए ठीक से, अब जांच के बाद मिल लीजिए, 2 दिन बाद मिल लीजिए भाई, क्या जरूरी है आप सब आज ही मिलेंगे पीड़ित परिवार से? आपकी सहानुभूति सबको पता लग गई, लेकिन आप सहानुभूति जताने के लिए रोज इतने लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, काम नहीं करने देंगे, तफ्तीश नहीं करने देंगे, तो ये तो सबको पता है ना, इन सबको, सारे नेताओं को, सारी पार्टियों को ये पता है। शमीना शफीक भी इस बात से अग्री करेंगी, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य भी है, कि भाई कैमरे, जितने कैमरे उतना बढ़िया आपके पास मौका, यही वो टाइम है, चले जाइए, संवेदना प्रकट कराइए और लग जाएगा कि अरे बाप रे आप बड़ा ख्याल रख रहे हैं। अरे अगर इतना ही ख्याल रखना होता तो फिर आपकी जब सरकार थी तब बेटियां इस तरीके से परेशान ना हो रही होती, आपकी सरकार जहां पर चल रही है वहां पर बेटियों से रेप ना हो रहे होते। शमीना जी, रूबिका, ये पूरे मामले में सबसे बड़ी बात की आपने कहा इतने सारे कैमरे जब आए तो राजनीतिक पार्टी आ गई। मैं सहमत हूँ उस बात से कुछ हद तक, मगर इसमें गलती किसकी है? पिछले मुखिया उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह कहते थे बेटे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, गलतियां होने में बलात्कार हो रहे हैं। अब उस बलात्कार की घटना पे लीपापोती करने का काम प्रशासन ने क्यों किया? सरकार ने ये हालात इतने बिगड़ने क्यों दिए कि कैमरे वहां तक पहुंच जाए, कि राजनीतिक पार्टियां वहां तक पहुंचे? क्या वजह रही कि रात के अंधेरे में जाकर शव को जलाने की जरूरत पड़ गई? क्या वजह रही कि घर वालों को नजरबंद करने की जरूरत पड़ गई? बलात्कार कहीं भी हो, किसी प्रदेश में हो, गलत है, मगर उस बलात्कार की घटना को बचाना उससे बड़ा अपराध है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में हाथरस के केस में ये लग रहा है कि पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र, सरकार सब मिलकर जैसा लगता है कि बलात्कार नहीं हुआ ये प्रूव करने में लग गए हैं और बलात्कारियों को लगभग बचाने में लग गए हैं। तो ये जो पूरी स्थिति बनाई गई है, इसीलिए स्थिति इतनी बिगड़ रही है। पहले ही चरण पे अगर आप बलात्कारियों को कठोर सजा देने के लिए पुलिस को इतना सतर्क कर दे कि वो फौरन, जो सर्कल ऑफिसर है वो फौरन मौके पर पहुंचे, त्वरित एफआईआर हो, त्वरित एमएलसी हो, त्वरित कार्रवाई हो, अपने नियमानुसार जो चार्जशीट फाइल होनी है वो चार्जशीट फाइल हो जाए, जो अपराधी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल जाए। मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है ना। अगर ये हो रहा होता तो मुझे लगता है कि जिस राजनीतिकीकरण की आप लोग मीडिया पर चर्चा हो रही है, ये करने का भी स्कोप क्यों दिया जा रहा है? महिलाएं क्या खिलौना हो रहा है? शमीना शफीक जिस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये परिवार वालों के साथ, एक तो ये बात सही है, मैं चाहती हूँ शाजिया इल्मी हमारे साथ दोबारा जुड़े, पता नहीं क्यों उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया और उसके बाद से वो हमारे साथ जुड़ नहीं रही है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, ये हमदर्दी है कि राजनीति है? इस तरीके से उग्र माहौल हो जाना, पुलिस का लाठीचार्ज करना, नेताओं का वहां पर पहुंचना, फिर जो मेन मसला है, जैसा अभी कह रहे थे मध्य प्रदेश के हमारे सीनियर पुलिस अधिकारी विजय वाते जी, कि फिर काम कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? रूबिका जी, कुछ भी कहने से पहले एक बात को तो स्वीकार हम सबको कर लेना चाहिए, तब समाज के मुंह पर यह कलंक है कि जब तक मीडिया ने और मेन स्ट्रीम मीडिया ने और पॉलिटिशियंस ने इस मामले को तूल नहीं दी, उत्तर प्रदेश की सरकार तो दमन पर उतारू थी। ये तो यहाँ के पूर्व जो पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं वो भी मानेंगे, किस तरह से इसको ढकने टोकने का काम किया जा रहा था वो भी मानेंगे। दूसरा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजाद हिंदुस्तान में 2020 में आपको लगता है कि अगर जयंत चौधरी गए या राहुल गांधी गए या प्रियंका गांधी गए तो उनके ऊपर लाठियां बरसाना और उनके कुर्ते पकड़ के खींच लेना अच्छा काम है, और अभियुक्तों को रैली करने देना पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में गलत काम है? तो इसमें इसके आगे मैं क्या बोलूंगी? मतलब राजनीति के लिए आपकी हेट्रेड जरूर होगी, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपकी हो सकती है, लेकिन इसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा।
क्योंकि अभियुक्तों के लिए रैली कराई जा रही है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, पीड़ित परिवार के फोन छीने जा रहे हैं, जर्नलिस्ट के नंबर टैप किए जा रहे हैं, और तो और अब नार्को टेस्ट अभियुक्तों का नहीं होगा, अब नार्को टेस्ट होगा पीड़ित परिवार का। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? जिस डीएम ने जाके कहा हम ही रहेंगे, मीडिया चली जाएगी, उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। नॉट अ सिंगल हेड हैज रोल्ड। इनके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए। ये तो डराने धमकाने गए थे परिवार को। और मैं फिर से पूछती हूँ, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी। सुप्रिया श्रीनेत, यही तो मेरा सवाल शाजिया इल्मी से था और पता नहीं क्यों वो हमारी डिबेट छोड़कर चली गई। सवाल तो ये था, आप कह रही हैं कि ये इस पर तो क्रिमिनल केस हो जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, और हम कह रहे हैं कि डीएम साहब जो हैं वो अभी भी कुर्सी पर काबिज है। भाई ये ऊपर वाला कौन है जो बचा रहा है, और अगर बचा रहा है तो क्यों बचा रहा है इस डीएम को? सीधा मेरा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं। सुप्रिया जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तब तक ये चर्चा जारी रहेगी जब तक डीएम को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, जब उसी दोष के लिए आप एसपी और बाकी पुलिस वालों को हटा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, इसका जवाब नहीं मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए एबीपी न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हाथरस के पीड़ित परिवार को धमकाने और शव को रातों रात जलवाने के आरोपी डीएम पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है, ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी आपको जानना चाहिए कि कैसे वहां पर अब राजनीतिक रस तलाशने की कोशिश हाथरस में शुरू हो गई है। राहुल और प्रियंका गांधी कल पहुंचे थे, फिर उसके बाद परिवार से मुलाकात करने की होड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे, और अब आरएलडी पर लाठी चार्ज करते हुए आपको उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। यानी आरएलडी अपने नेता जयंत चौधरी के साथ वहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, लेकिन फिर वहां हुआ लाठीचार्ज।